स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपवर्त और अपवर्तक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। इनको बेस से बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि अपवर्त और अपवर्तक क्या हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त, ये देखिए इंग्लिश में इसी टॉपिक को हम कहेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ठीक, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बेस है एलसीएम और एचसीएफ का। अगर इसको आप अच्छे से जानते हैं तो आप एक तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालने का जो फर्स्ट मेथड है वो अच्छे से जान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखिए फर्स्ट जो पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है अपवर्त, जिसको हम हिंदी में गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको मल्टीपल्स भी कहा जाता है। ठीक, तो अपवर्त क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग अभी जानेंगे। और फिर दूसरा इसका पार्ट है जो वो अपवर्तक, जिसको कि हम गुणनखंड भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं, ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स अपवर्त, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम ले रखे हैं। इस डायग्राम में आप समझिए, देखिए फर्स्ट केस में फ्रेंड्स मैंने क्या किया लिखा है कि इसमें कुछ ये जो हमने बनाया है ये बॉल्स हैं। ठीक, इसमें हम कुछ बॉल्स का सेट लेते हैं, समूह लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले केस में हमने 1 2 3 बॉलों का समूह ले रखा है। तो ये 3 बॉल के कितने समूह हैं, तो ये 3 बॉल का एक समूह है। तो 3 गेंदें एक बार, एक बार 3 गेंदें एक बार। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि 3 गेंद हम ले रहे हैं कितनी बार, एक बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 गुणे 1 3 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह फ्रेंड्स अगर 3 गेंदों को हम 2 बार लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेट हमने 3 गेंदों का लिया है, फिर एक और सेट 3 गेंदों का लिया है, तो हम 3 गेंदों को 2 बार ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स कि 3 गेंदें 2 बार। तो इस तरह से कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ गुणा करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। अगला सेट में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 3 गेंदों का कितना ले रहे हैं समूह, तो यहाँ पे 3 समूह ले रहे हैं। ठीक है, 3 गेंदें 3 बार। तो अगर हम 3 गेंदें 3 बार करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9। यहाँ आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 गेंदें हैं। ये देखिए 3 गेंदों का समूह अगर 3 बार लिया जाए तो टोटल हमारी 9 गेंदें हो जाती हैं। ठीक, अगला कह रहा है कि अगर 3 गेंदों का समूह हम कितनी बार लें, 1 2 3 4 बार लेते हैं, तो हमारा 3 गेंदों का अगर हमारा 4 समूह हम लोग लेते हैं तो ये टोटल हमारा 12 गेंदें हो जाएंगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि जो ये 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 12 आ रहा है, यह एक तरह से हमको क्या मिल रहा है, 3 का पहाड़ा मिल रहा है। ठीक है, 3 का पहाड़ा। तो 3 के पहाड़े में पहला आ रहा है 3 6 9, फिर ऐसे हम करते जाएंगे 12, ऐसे करते जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। ठीक, तो यही जो फ्रेंड्स ये जो नंबर आ रहे हैं, ठीक, ये जो नंबर आ रहे हैं 3 6 9 12 ऐसे नंबर आते जाएंगे, तो ये जो आ रहा है ये फ्रेंड्स हमारा 3 के गुणज कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 के गुणज कहलाते हैं और यही गुणज हमारे अपवर्त भी कहलाते हैं। इसी को इंग्लिश में मल्टीपल्स भी कहते हैं। तो एक तरह से अपवर्त क्या हो गया फ्रेंड्स, तो अपवर्त जो होता है किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने से मिल जाएगा। जैसे यहाँ हमने 3 का अपवर्त लिखना है तो 3 में हम 1 का गुणा कर दिए, मिल गया। 3 में हम 2 का गुणा कर दिए, 6 मिल गया। 3 में 3 का गुणा किए, 9 मिल गया। 3 में 4 का गुणा किए, 12 मिल गया। तो ये हम किसी भी, जैसे जो भी संख्या हमको देता है जिसका अपवर्त निकालना है, जैसे यहाँ पे हमको 3 का अपवर्त निकालना है तो उसमें हम 1 का गुणा कर दें, फिर 2 का गुणा कर दें, फिर 3 का गुणा कर दें, फिर 4 का गुणा कर दें, 5 का 6 का 7 का, ऐसे करते चले जाएंगे। आपको जितने भी अपवर्त पूछेगा उतने अपवर्त आप निकाल के लिख सकते हैं। ठीक, तो अपवर्त क्या होते हैं, यह किसी भी संख्या का एक तरह से गुणज होते हैं। ठीक, उसमें हम दूसरी संख्या से गुणा करके और भी अपवर्त प्राप्त कर सकते हैं। ठीक,
तो फ्रेंड्स ये अपवर्त हैं। अपवर्त किसी भी संख्या, जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि किसी संख्या का अपवर्त बताइए तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपको बस उस संख्या का पहाड़ा लिख देना है। ठीक, जितने बार अगर कहता है कि मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 5, कहता रहा है कि 5 के 7 अपवर्त बताइए। मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, 5 के 7 अपवर्त बताइए। तो आप लिखेंगे कि 5 के अपवर्त, अब हमको 7 अपवर्त लिखना है, मतलब 5 का पहाड़ा हमको 1 से शुरू करके 7 तक पढ़ना होगा। ठीक, तो हम पहला अपवर्त लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 5 के अपवर्त हो गए 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अपवर्त हमको मिल रहे हैं, 5 10 15 20 25 30 और 35। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का अगर हमको अपवर्त देता है या गुणज देता है या मल्टीपल्स देता है तो सिंपल आपको क्या करना है, उस नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का आपको क्या करना है, टेबल लिख देना है या पहाड़ा लिख देना है, और जितना अपवर्त बोलेगा उतना ही तक आपको लिखना है बस पहाड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ पाए कि किसी संख्या का अपवर्त या गुणज या मल्टीपल क्या होगा, तो उस संख्या का हम पहाड़ा लिखते चले जाएंगे, टेबल लिखते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा फ्रेंड्स अपवर्तक या गुणनखंड, उसको भी कहते हैं, और फैक्टर्स। ठीक है, इंग्लिश में उसको फैक्टर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास कुल 12 गोलियां हैं। ठीक, 12 गोलियां हैं। अब कह रहा है कि इन गोलियों को इस प्रकार से आप व्यवस्थित करें कि प्रत्येक समूह में बराबर बराबर गोलियां आए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपके पास कुल 12 गोलियां हैं तो आप उनको समूह में व्यवस्थित करिए, समूह बना करके रखिए, और ऐसा रखना है कि प्रत्येक समूह में बराबर बराबर गोली आने चाहिए। तो कुल कितने समूह बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, और प्रत्येक समूह में कितने कितने संख्या में गोलियां आ सकती हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक, पहला केस देखिए फ्रेंड्स, पहला तरीका क्या हो सकता है इनको रखने का, तो पहला तरीका है हमारा, पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास कुल 12 गोलियां हैं, तो हम एक एक गोली अगर रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये फ्रेंड्स अगर हमने एक एक गोली रख दी एक एक अलग अलग, तो ये भी हमारा एक एक का समूह बन रहा है, और ये पहला तरीका हमारा सेट हो गया। तो पहले तरीके में हम एक एक गोली रख पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक समूह में मात्र एक गोली है। ठीक, प्रत्येक समूह में मात्र एक गोली है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 12 गुणे 1 बराबर 12। ठीक, प्रत्येक समूह में एक गोली है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इन 12 गोलियों को व्यवस्थित करने का कि प्रत्येक समूह में बराबर गोलियों की संख्या है। तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर हम दो का पेयर बनाएं, दो का जोड़ा बनाकर रखें, तो देखिए 2 गोली का एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 4 5 और 6। कुल गोलियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 गोलियां हैं हमारे पास। हमने उनको, दूसरा तरीका क्या है, हम दो का अगर समूह बनाकर उसको रख रहे हैं तो प्रत्येक समूह में हमारी बराबर गोलियां आ रही हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो का समूह बनाया है। ठीक, यहाँ पे हमने दो का समूह बनाया है। तो इस प्रकार से प्रत्येक समूह में मात्र कितनी गोलियां आ रही हैं, मात्र 2 गोलियां। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कि अगर हम प्रत्येक समूह में 3 गोलियां रखें, 3 गोलियां रखें, तो कितने हमारे टोटल समूह बनेंगे, 3 3 6 3 9 और 3 12। देखिए यहां पर अगर हम प्रत्येक समूह में 3 गोलियां रख रहे हैं तो हमारे कितने समूह
बन रहे हैं, कुल 4 समूह बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, मात्र 3 गोलियां। तो 3 गोली के कितने समूह बन रहे हैं, 4, तो हमारा आ जा रहा है 12। ठीक, चौथा तरीका क्या हो सकता है कि प्रत्येक समूह में हम कितने गोली रखें, 4-4 गोली रखें। तो अगर हम 4-4 गोली रखते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको 4-4 8 4 12, अगर हम 4-4 12 गोलियां हैं कुल हमारे पास, अगर हम 4-4 का समूह बनाकर रखते हैं तो हम मात्र 3 समूह बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा कि 4 गोलियों के 3 समूह बन रहे हैं, तो ये 12 आ जा रहा है। 5वां तरीका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 5वां तरीका 12 गोलियों को व्यवस्थित करने का, ताकि प्रत्येक समूह में बराबर बराबर गोलियां आए। तो 5वां तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम 1 2 3 4 5 और 6 गोलियों का एक समूह बनाएं, और फिर 1 2 3 4 5 6 गोलियों का एक दूसरा समूह बनाएं। यहाँ 6 गोली आ रही है, यहाँ 6 गोली आ रही है, इसका मतलब 6 गोलियों के कितने समूह बन रहे हैं, 2 समूह बन रहे हैं। और 6वां तरीका क्या हो सकता है इसको व्यवस्थित करने का, कि हम कुल 12 गोलियों को उठा के एक ही जगह रख दें। तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 1, 12 गोलियों का एक समूह बन सकता है, तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, ठीक, उन वस्तुओं को हमें ऐसे समूहों में व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक समूह में वस्तु की संख्या सेम आए। जैसे हमारे पास 12 गोलियां थी, हमने पहला तरीका एक एक गोली को सेपरेटली रख दिया, अलग अलग रख दिया, और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक समूह में हर जगह क्या आ रहा है, बराबर गोली आ रही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो इस तरह से पहला तरीका ये हमारा सेट होता है। दूसरे तरीके में हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, 2-2 गोली का समूह बनाया। ठीक, तो 2-2 गोली के कुल कितने समूह बन पा रहे हैं, 6 समूह बन पा रहे हैं। तीसरे समूह में हमने क्या किया है कि हम 3-3 गोली का सेट बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं। 3-3 गोली का अगर रख रहे हैं तो हमारे पास कुल 4 समूह बन रहे हैं। चौथे में हम 4-4 गोली, तो 3 समूह बनेंगे। 5वें में 6-6 गोली के, तो मात्र 2 ही समूह बनेंगे। और 6वें तरीके में अगर हम पूरी गोलियों को एक साथ उठा के एक जगह रख दें तो यह एक समूह बनेगा मात्र 12 गोलियों का। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को, जो कि वस्तुओं की संख्या हो सकती है, ठीक, अगर हमें कितने व्यवस्थित समूहों में बांटना है, ठीक, कि प्रत्येक समूह में गोलियों की या वस्तुओं की संख्या समान रहे, ये अगर हम कर पा रहे हैं तो हम कह देंगे कि हम उसका अपवर्तक गुणनखंड या फैक्टर कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे इस पूरे प्रोसेस को अगर हम छोटा करके समझें तो एक्चुअल में ये क्या है, हमारे पास कुल वस्तुओं की संख्या थी 12। ठीक है, तो 12 वस्तुओं को हमें विभाजित करना था विभिन्न समूहों में, तो हम कितने कितने के समूहों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम 12 वस्तुओं का हम एक एक का समूह बना सकते थे। ठीक, एक एक गोली का समूह बना सकते थे। दूसरा हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरा देख पा रहे हैं कि हम 2-2 गोली का समूह बना सकते थे। ठीक है, तीसरा हम देख पा रहे हैं कि हम 3-3 गोली के समूह बना सकते थे। फिर चौथे में हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर देखिए 4-4 गोली के समूह बना सकते थे। और 5वें में हम लोग 6 गोली के समूह बना सकते थे। देखिए यहाँ पे 5वां, ये 6-6 गोली के समूह बनाए हैं, 2 समूह हमने बनाए हैं। और लास्ट में हम लोग 12 गोली का एक अकेला समूह बना सकते थे। तो इस तरह से ये वो संख्याएं हैं जिनसे 12 में अगर हम भाग दें तो 12 जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या को विभाजित करने का मतलब ये होता है कि उस संख्या को हम बराबर बराबर समूहों में बांट रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से जो भी ये मिल रहा है हमको 1 2 3 4 6 और 12, ये क्या है, इस 12, ये जो संख्या 12 है इसके फैक्टर्स या गुणनखंड या अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको 12 के अपवर्तक मिलता है, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है,
तो किसी संख्या का अपवर्तक क्या होता है फ्रेंड्स? तो किसी संख्या का अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, बांट दे। ठीक है, जैसे 1 से अगर हम भाग देंगे 12 में तो ये पूरा कट जाएगा, 2 से भाग देंगे तो भी ये कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो भी ये कट जाएगा, और 12 से 12 में भाग देंगे तो भी पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्याएं इस 12 की अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती हैं। इन्हीं को हम फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए फ्रेंड कि जो सबसे छोटा 12 का जो सबसे छोटा अपवर्तक है वह हमारा क्या है? 1 पर ध्यान दीजिए, यह सबसे छोटा अपवर्तक है। और 12 का जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वह ध्यान से देखिए, वो खुद क्या है? 12 है, खुद 12 है जो सबसे बड़ा अपवर्तक है। तो हम यहां से एक चीज पे एक कंक्लूजन निकाल पाए फ्रेंड। ठीक, एक नई चीज देखने को मिलती है कि 12 का या किसी संख्या का, किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 4 का अगर हम अपवर्तक लिखते हैं या गुणनखंड लिखते हैं तो 4 का गुणनखंड अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 से कटेगा 4, ठीक, फिर 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, फिर खुद 4 के पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसका जो सबसे छोटा अपवर्तक है वो 1 है और सबसे बड़ा अपवर्तक जो है 4 है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिल के आ रहा है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, ठीक, और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या खुद होती है। ठीक, प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है और खुद से विभाजित होती है। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि 1 और कोई भी संख्या अपनी जिसका हमको अपवर्तक लिखना होगा वह खुद का गुणनखंड होती है, अपवर्तक होती है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपवर्त तथा अपवर्तक में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या दोनों में अंतर आ रहा है। देखिए, एक तरफ मैंने अपवर्त के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं और एक तरफ अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक जो होते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, इनको हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक, इनको हम गुणनखंड भी कहते हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं। ठीक, और अपवर्त क्या होते हैं फ्रेंड्स? अपवर्त जो होते हैं इनको हम गुणज कहते हैं, हिंदी में इनको गुणज भी कहा जाता है, और इनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से हमको पता चल रहा है कि मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई माने गुणा करना है। तो हमको अगर किसी नंबर का अपवर्त पता करना होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, संख्या का या नंबर का पहाड़ा मतलब टेबल लिख लेंगे। ठीक है, टेबल लिखने से हमको वो मिल जाएगा, उसके जितने भी अपवर्त हैं, जितना भी हमसे बोलेगा हमको उतनी बार उसका टेबल लिख देना है, पहाड़ा लिख देना है। ठीक है, दूसरा है अपवर्त दी गई संख्या से खुद कट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब? किसी संख्या का अपवर्त जो होता है, हम चूंकि पहाड़ा लिखकर पता करते हैं, तो जब भी हम अपवर्तियों में भाग देंगे, किसी संख्या के अपवर्त में दी गई संख्या से भाग देंगे तो वो सारे अपवर्त पूरा कट जाएंगे। ठीक, ये यहाँ पे लिखा गया है, अपवर्त दी गई संख्या से खुद कट जाते हैं, खुद उनको विभाजित। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है अपवर्त का कि हमेशा संख्या के बराबर या बड़ा होगा। ठीक, ये जो अपवर्त हैं वो हमेशा क्या होते हैं, संख्या के बराबर हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि ये संख्या के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 का अपवर्त लिखना है तो हम स्टार्ट करेंगे 3 एकम 3, तो पहले ही हमारा 3 आ जाएगा, फिर 6, 9, 12, तो ऐसे करके आता रहेगा। तो जो सबसे हमेशा संख्या के बराबर, ठीक, या संख्या से बड़ा होगा, ये कभी भी संख्या से छोटे नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपवर्त को पता करने के लिए हम पहाड़ा लिख लेंगे, और अपवर्तक को पता करने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण भाजकों को लिखना है। पूर्ण भाजक मतलब, पूर्ण भाजक का मतलब ये होगा कि वे सभी संख्याओं को लिखना है जिनसे दी गई संख्या में भाग देने पर वे संख्या पूरी कट जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 6 के अपवर्तक अगर हमको लिखने होंगे, 6 के अपवर्तक हमको लिखने होंगे, तो 6 किन किन संख्याओं से कटेगा?
पूर्ण भाजकों, भाजक क्या होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिससे किसी संख्या में भाग दी जाती है। तो 6 के अपवर्तक 6 में, तो सबसे पहले तो 6 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर खुद अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो ये पूर्ण भाजकों को लिखना है। ठीक, अगर किसी संख्या के अपवर्तक लिखना है या गुणनखंड लिखना है तो हम क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं को लिख देंगे जिससे यह कट रही होगी। ठीक, तो 1 लिख देंगे, फिर एक, तो यहाँ पे एक चीज लिखा है मैंने नोट में, देखिए, एक सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड या अपवर्तक होता है। यहाँ देखिए 1 हर संख्या में आएगा और वह संख्या खुद से तो कटेगी, वो तो आएगा ही। अब बीच में कितने होंगे ये आपको पता लगाना है। ठीक, किसके किसके पहाड़ा में 6 आएगा, उन्हीं को हमको यहाँ लिखते रहना है। ठीक, दूसरा लिखा है कि अपवर्तक दी गई संख्या को पूर्णतः काट देते हैं। तो जब पूर्ण भाजक लेंगे तो पूर्णतः काटेगा ही, इस बात का ध्यान रखना है। और जो अपवर्तक होते हैं वो दी गई इससे भाग देंगे तो खुद ही यही कटेगा। अपवर्त के केस में क्या होता है, जैसे अगर लिखा रहा है कि 6 के अपवर्त लिखिए, तो 6 के अपवर्त में हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसका पहाड़ा लिखते जाइए, 12, 18, ठीक है, 24, ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अपवर्त दी गई संख्या से खुद कट जाते हैं। तो ये जितने भी नंबर हैं ये बड़े हैं ना, 6 से 6 के बराबर हैं या 6 से बड़े हैं, तो ये खुद ही कटेंगे अपवर्त, संख्या से भाग, उल्टा इसी से इसमें भाग देना रहता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो अपवर्तक होते हैं वह दी गई संख्या को पूर्णतः काट देते हैं। तो ये इनसे इस संख्या में ही उल्टा भाग देंगे तो ये कटेगी। ठीक है, तो अपवर्त जो होते हैं वह दी गई संख्या से खुद कट जाते हैं और जो अपवर्तक होते हैं वह दी गई संख्या को काट देते हैं। ठीक, ये आप समझ पा रहे हैं। हमेशा संख्या और अपवर्त क्या होते हैं, वो हमेशा संख्या के बराबर होंगे। देखिए संख्या के बराबर है ये 6, ठीक, या नहीं तो उस संख्या से बड़ा होगा, तो ये सारे नंबर संख्या से बड़े हैं। और अपवर्तक क्या होते हैं, तो हमेशा संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो देखिए संख्या के बराबर मैक्सिमम ये आ रहा है सबसे बड़ा, और उससे छोटा तो ये सब 6 से छोटे ही आएंगे सारे अपवर्तक। तो इस प्रकार से आप अपवर्त और अपवर्तक के बीच का जो अंतर है उसको काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, नोट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे अक्सर पूछ देता है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है और ऑप्शन दे देता है, तो आप ऑप्शन में हमेशा 1 को टिक करिएगा, क्योंकि 1 सभी संख्याओं को काट सकता है, यह सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। फिर पूछता है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, तो वही सेम संख्या होती है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अक्सर इन शब्दों में हम कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि किस में पहाड़ा लिखना है और किस में हमको भाजकों को लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो ये लास्ट में आ रहा है, देखिए ये वर्ड आ रहा है, इसमें एक क आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो जब भी आप पढ़ेंगे अपवर्तक तो लास्ट में क आ रहा है, तो आप इसको तुरंत रिलेट कर लीजिएगा कहाँ से, भाजक, क्योंकि जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाजक। तो देखिए यहाँ पे भी लास्ट में क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि जो अपवर्तक है वह भाजक लिखने से हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए भाजक क्या होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या में भाग देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, और उसको काटेंगी। तो यहाँ पे लिखा है भाजक माने जो बांटे। तो यहाँ भी लास्ट में क आ रहा है और यहाँ भी क आ रहा है, तो आप समझ जाएगा कि अगर अपवर्तक लिखा है तो आपको भाजक लिखना है, वे सभी संख्याओं को लिखना है जो क्या हो, इन दी हुई संख्या को बांटते जाए। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको देता है एक संख्या 24, कह रहा है कि 24 के अपवर्तक लिखिए, इसी को हम कहते हैं कि गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे अपवर्तक क लिखा मतलब भाजक, तो भाजक लिखना है हमको, वे सारे भाजक लिखने हैं जिससे हम 24 में भाग दें और 24 पूरी तरह कट जाए। तो सबसे पहले तो सबसे छोटा 1 से हम भाग देंगे, 1 के पहाड़ा में 24 आता ही है, 1 से भाग देंगे। दूसरा हम चेक करेंगे, जितने भी व्यूअर्स ने इसके पहले के वीडियोस जो विभाज्यता से रिलेटेड वीडियो था उसको नहीं देखा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल और विभाज्यता का नियम आ जाए, जिससे आप यहाँ पर फैक्टर्स को पता करना आसानी से सीख पाएंगे और आप तुरंत जान पाएंगे कि ये नंबर जो है गिवन नंबर से किस नंबर से कटेगा।
ठीक है। ये इसलिए इसके पहले जो भी वीडियोस हैं उसको आप जरूर देखें, ठीक। तो 24 का 1 हो गया 1। दूसरा ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, ठीक। 4 और 2 6 करेंगे तो ये इसका सम कट रहा है, इसका योग कट रहा है दोनों डिजिट का, इसका मतलब 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, फिर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर 8 के पहाड़ा में आएगा, ये 8 से डिविजिबल है, फिर ये 12 से भी डिविजिबल है, और फिर ये खुद 24 खुद से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 24 के अपवर्तक मतलब एक तरह से भाजक हो गया। वो भाजक क्या क्या होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। इन सब के पहाड़ा में ये 24 आएगा। कहने का मतलब कि इन सब से अगर हम भाग देते हैं इस 24 में तो ये पूरा पूरा भाग विभाजित होते, ये इसके अपवर्तक हो गए। आप अपवर्तक सब से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके लास्ट में देखिए यहाँ क आ रहा है, क आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, भाजक लिखना है, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स अपवर्त। तो अपवर्त में ध्यान दीजिए एकदम आसानी से, अगर आपको एक का कॉम्बिनेशन पता है कि नहीं इसमें क आ रहा है तो हमको भाजक लिखना है, तो दूसरा आप समझ जाइए कि बस इसमें हमको क्या लिखना है, टेबल लिखना है, हमको पहाड़ा लिखना है, ठीक है। अब दूसरे केस में आप पहाड़ा लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि 7 के अपवर्त लिखिए, तो आप पहाड़ा लिखना शुरू कर देंगे। 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, ऐसे लिखते चले जाएंगे डॉट डॉट डॉट। ये खत्म नहीं होगा, अनंत तक लिखे जा सकते हैं अपवर्त, ठीक है। अपवर्त जो होते हैं वो असीमित होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अनंत तक हो सकते हैं। लेकिन अपवर्तक जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सीमित होते हैं, ये सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये एक सबसे बड़ा अपवर्तक जो है वो खुद संख्या ही हो जाएगी, तो वहीं पे जाके लिमिट लग जाएगा और उस संख्या से हमेशा छोटे रहेंगे। लेकिन ये सीमित नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए असीमित होते हैं, नॉन लिमिटेड होते हैं, ये इनफाइनाइट तक लिखे जा सकते हैं अपवर्त, ठीक है। तो इस तरह से अपवर्त और अपवर्तक के बीच का जो बेसिक डिफरेंस था वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे के आने वाला वीडियो जो भी LCM SCF से रिलेटेड होगा वो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जितने लोग भी नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।